हेलो स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की। तो क्लास 8 तक आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़े हैं। एक बार उन नंबर्स का रिवीजन फिर से हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए, नंबर सिस्टम हमारा पहला चैप्टर है जिसके अंदर कुछ बेसिक नंबर्स हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? एज वी हैव स्टडीड टिल क्लास 8, नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में वो सारे नंबर आते हैं जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जनरली हम लोग काउंटिंग को 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, आप देखते हो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं करते। सो विल कंसीडर all those numbers which you use for the counting. Those are the set of natural numbers like 1 2 3 4 5 6 up to where we can count सारा natural number आएगा up to infinite. Now what is the whole number? अगर इसी natural numbers के सेट में हम एक नंबर और ऐड कर दें, है ना, एक नंबर और ऐड कर दें, that is 0. So this complete set will known as what? This complete set will known as whole number. Okay. यहाँ से हम सेट में अगर एक और जीरो डाल दें तो इसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। जनरली हमारी धारणा होती है, बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है कि सर अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज होल नंबर, तो वो बोलते हैं सर जीरो होल नंबर है। नहीं, जीरो होल नंबर नहीं है। जीरो इंक्लूडिंग विद ऑल नेचुरल नंबर्स, दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में जीरो के अलावा बाकी जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी आते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द इंटीजर्स? अब इसी सेट में अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स के निगेटिव साइन लगा करके ऐड करते हैं, मतलब सारा नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, देन ऑल द नेचुरल नंबर विद द नेगेटिव साइन, दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके। अब इनमें से जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, दे आर व्हाट? दे आर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दे आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 1 2 3 4, नो सॉरी, 0 is not a positive integer. 1 2 3 4, these all are the positive integers, and -4 -3 -2 -1, these are negative integers. Okay, these are negative integers. What about the 0? 0 is known as neither positive nor negative, so it is known by the non-negative integer. हम लोग इसको non-negative integer की तरह समझते हैं। Okay, तो आपको समझ में आ गया होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर like prime number and composite number. What are the prime number and what are the composite number? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं कि प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना, विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर के बारे में तो बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं ये कौन सी चीज का नाम है। तो अभी चलिए हम लोग उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। क्या है कि प्राइम नंबर जो होता है, ऐसा नहीं है कि विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। अगर हम ऐसा कहेंगे तो एक नंबर हमें 1 भी मिलेगा, 1 जिसके जो खुद से डिविजिबल है, 1 खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल और खुद से भी डिविजिबल है, इसको भी प्राइम बोलना चाहिए, बट इट इज नॉट देयर। 1 इज नॉट प्राइम, 1 को प्राइम हम लोग नहीं बोलते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो डेफिनेशन प्राइम नंबर की आप थोड़ी अपडेट कर लीजिए अपनी। नंबर have exactly 2 फैक्टर, जिनके पास 2 फैक्टर हों। 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर था, दैट इज 1। तो नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ओके, दोज आर नोन एज प्राइम नंबर। जैसे 2 के 2 प्राइम फैक्टर कौन कौन से? 1 है और 2 खुद भी है। ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के भी 2 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा और एक 3 होगा। ठीक है। 5 के भी सिमिलरली 1 and 5, 7 का 7 and 5, 7 and 1। ठीक है। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑलवेज 2, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम। ओके, नाउ कंपोजिट नंबर। व्हाट आर द कंपोजिट नंबर? नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर, जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा हों। जैसे 4 की मैं बात करूं तो 4 के 3 फैक्टर मिलकर के आएंगे, 1 2 और 4 itself। तो ये 3 फैक्टर रख रहा है। इस टाइप के नंबर जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा निकल करके आए, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। अच्छा, इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम 2 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। ऑल दोज पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड इन द 2 पार्ट, आइदर दे विल बी प्राइम और दे विल बी कंपोजिट। या तो कोई प्राइम होगा या तो वो कंपोजिट होगा। अगर हम सारे प्राइम नंबर्स को निकाल लें तो बचे हुए नंबर कंपोजिट होंगे। कहने का मतलब या तो कोई नंबर
कि 2 फैक्टर होंगे या तो 2 से ज्यादा होंगे। हम लोग बात 1 की करेंगे तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जिसको हम ना प्राइम कहते हैं और ना कंपोजिट कहते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे 1 इज विच टाइप ऑफ नंबर, यू विल से दैट 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट part, that is co-prime and twins prime. What is co-prime number and what is twins prime number? Now co-prime and twin prime numbers are those numbers, co-prime numbers are those numbers, two or more than two numbers which have no common factor other than one. अगर दो या दो से ज्यादा कोई भी नंबर जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा नहीं है, वेदर दे आर प्राइम और नॉट प्राइम, वो प्राइम है या नहीं है, इस बात का इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब भी को प्राइम रिलेशन की बात होगी तो दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में बात होगी, अकेले एक नंबर की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे दो या दो से ज्यादा नंबर जिनका वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। लाइक 4, 9 एंड 16। 4, 9 के 16 में 4 का जो फैक्टर निकल करके आएगा दैट इज 1, 2 एंड 4। 9 का जो फैक्टर निकल करके आएगा दैट इज 1, 3 एंड 9। एंड 16 का जो फैक्टर निकल करके आएगा दैट इज 1, 4, 2 ऑल्सो, ठीक है, 8 एंड 16। Now look at these numbers. These are the factors. इन तीनों के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा नहीं है। हालांकि ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, तीनों अपने आप में कंपोजिट नंबर है। 4 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नहीं है। बट दीज टुगेदर, ये अपने आप में एक साथ में को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, so this is the very important topic. What are the co-prime numbers? It's very useful for the next classes and for this class also. So let us talk about the next type of number, that is twins prime. What is twins prime number? Now twins prime number, two consecutive prime are known as twins prime. Example 5, 7 और 11, 13. अगर दो प्राइम नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव हो, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर अगर नंबर सिस्टम में कोई आता है तो 7 होता है ना। तो 5, 7 को अगर हम एक साथ रखें तो ये जो पेयर होगा ये ट्विंस प्राइम का होगा। ऐसे 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आता है वो 13 होता है, तो ये जो पेयर 11 और 13 का होगा, दिस इज कॉल्ड ट्विंस प्राइम। सो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्विंस प्राइम। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रियल नंबर। नाउ बेसिकली ऑल दीज नंबर्स which we are talking about, that is the part of real numbers, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। either they are prime or composite or they are integers or that they are natural or they are whole number, they all are the part of real number। बेसिकली क्लास 10 तक हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को हम लोग जो डिवाइड कर सकते हैं, इन्हें बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है, नाउ रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, what are the rational numbers and irrational numbers? First of all, let us talk about the rational number, the number which can be written in form of p upon q। जिस नंबर्स को हम p upon q के फॉर्म में लिख सकें, where p and q both are integers। integers we all are knowing that what are integers? integers नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो the numbers which can be written in p upon q form where p and q are integers and q cannot be equal to 0, और q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। why q cannot be equal to 0? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर उसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड आता है, और जो चीज डिफाइंड ही नहीं है उसे हम कैसे कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये चीज इसलिए रिस्ट्रिक्ट की गई है। और p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर p अपॉन q के फॉर्म में जो नंबर हैं, दोज ऑल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। जैसे 1 को हम लोग 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लगा सकते हैं। ऐसे ही 3 को भी हम लोग 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, है ना, 1/10 लिख सकते हैं। 2.3 को भी हम लोग 23/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम सारे नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और सब में p और q एक इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो दिस टाइप ऑफ नंबर आर नोन एज रैशनल नंबर। और सिंपल सी बात कि अगर कोई नंबर या तो रियल नंबर्स में या तो सारे नंबर या तो रैशनल होते हैं या तो इरैशनल होते हैं, तो ऑल दोज नंबर विच इज नॉट रैशनल दे विल बी इरैशनल। कहने का मतलब जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर इरैशनल होंगे।
तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि हम उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ऑब्वियसली यही होगी, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना, जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते, इसका डिस्कशन भी हम लोग अभी बाद में करेंगे। जैसे √5 है, √7 है, आप √5 और √7 को जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना स्टार्ट करोगे ना, तो ये कभी भी आप टर्मिनेट नहीं होगा। अभी टर्मिनेट क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। और पाई इज ऑल्सो टाइप ऑफ नंबर विच इज इरेशनल नंबर। अब तक क्या था, क्लास 8 में हम लोग पाई की वैल्यू को 22/7 की इक्वल कंसीडर करते थे। अब आप क्लास 9 से ये जानोगे कि पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 अपने आप में एक रैशनल नंबर है। वाई? देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। इसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन क्या होता है कि जो हमारा क्राइटेरिया है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाने का और ना लिख पाने का, इसकी वजह से ही पाई को हम लोग इरेशनल बोलते हैं और 22/7 को रैशनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम 22/7 को तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एज इट इज ये प्रेजेंट ही है, लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे हम लोग कभी इस फॉर्म में लिख नहीं सकते। ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे कि क्यों नहीं लिख सकते, जब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर but not vice versa. Sorry, this is not, but not vice versa. Vice versa means कन्वर्स रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट नॉट रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स को हम लोग इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 2/3 को हम लोग सिर्फ 2 नहीं कह सकते, है ना। 2/3 को हम लोग सिर्फ 2 नहीं कह सकते, इसलिए सारे इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले लाइन के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगली लाइन में आप देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट नॉट वाइस वर्सा। सारे नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जो निगेटिव है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो अगर इसी बात को हम लोग इस तरह से लिखें, अगर ये हमारी दुनिया है पूरी पूरी रियल नंबर की, इसकी रियल नंबर की, ठीक, तो उसके अंदर 2 टाइप के नंबर आएंगे। क्या कहेंगे? ये 2 टाइप के नंबर आएंगे। पहला होगा रैशनल और दूसरा होगा इररेशनल। और रैशनल के अंदर हमारे पूरे पूरे इंटीजर्स आएंगे। क्या आएंगे? इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर के अंदर होल नंबर और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के जो कुछ पार्ट है वो होल नंबर का वो नेचुरल नंबर है। 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे जो इंटीजर्स के जो होल नंबर नहीं, लाइक निगेटिव इंटीजर। सारे इंटीजर नंबर रैशनल नंबर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी, मैंने आपको विजुअल डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अब चैप्टर के अंदर क्या है। अभी तक तो हम लोग ने ये सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते क्या क्या है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग को करना क्या क्या है, नंबर सिस्टम के साथ क्या क्या चीजें हमें और आगे पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले बात हम लोग करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बहुत पहले हम लोगों ने सीखा है कि नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन फिर से हम लोग करेंगे ये बात कि अगर किसी इंटीजर्स को, ये जो हमारे पास नंबर लाइन होती है, सबसे पहले इसकी बात करें। ये जो नंबर लाइन होती है ये हमेशा किसके लिए होती है? रियल नंबर्स के लिए होती है। ये हमेशा किसके लिए होती है? रियल नंबर्स के लिए होती है। जिसपे इस साइड हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं और इधर के साइड में हमारे क्या होते हैं? निगेटिव नंबर सारे आते हैं, और बीच में समथिंग कहीं पे 0 होता है। ठीक, सो दिस इज द साइड ऑफ पॉजिटिव, दिस इज द साइड ऑफ निगेटिव। और यहाँ पे सारे इंटीजर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, 1 2 3 लाइक दिस, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, है ना। ऐसे चलता रहेगा ये सिस्टम। ऐसे इधर भी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और प्लस इनफाइनाइट तक
सॉरी नेगेटिव इनफाइनाइट में, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा और इस साइड नेगेटिव इनफाइनाइट मिलेगा। Okay, so how to represent the numbers on the number line? First of all, let us talk about the rational number. हम लोग rational numbers को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। सपोज करिए हमें एक नंबर 2/3 और एक दूसरा नंबर है 3/2। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर मैंने कैसे कंसिडर किए? पहला नंबर ऐसा है हमारा जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, और दूसरा नंबर हमारा ऐसा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम लोग पहले की बात करते हैं। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब ये होता है कि हम लोग 2/3 का मतलब ये होता है कि हम लोग 2 चीजों के 3 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं ना, 2 यूनिट के 3 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं। तो दिस इज द 1 यूनिट पार्ट, दिस इज द 2 यूनिट पार्ट। हम इस 2 यूनिट के 3 इक्वल पार्ट बनाएंगे। इस 2 यूनिट के 3 इक्वल पार्ट बनाने का मतलब क्या होगा, है ना, कि हम लोग क्या करें यहाँ पे कि इसको ये लेंथ चेक कर लें किसी तरह से, है ना, या कंपास से हम लोग इसकी लेंथ चेक कर लें और फिर इसके 3 इक्वल पार्ट बनाए, है ना, ऐसा कर सकते हैं। या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे नंबर लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें। स्ट्रेच करने का मतलब क्या होगा कि अगर ये 2 यूनिट है ना, तो हम सबके नीचे डिनोमिनेटर पे 3 लगाते चले जाएं। 3 3। अब स्ट्रेच क्या होगा कि इस 1 को मैंने बढ़ा दिया, है ना। पहला तरीका क्या था, फिर से मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि पहला तरीका हमारा ये था, ये 0 कहीं यहाँ पर है और ये हमारा 1 है ना। तो इस 1 में हम इसके 3 इक्वल पार्ट बनाए, 1 2 एंड दिस इज इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे कहीं 2 रहा होगा इसके लिए। तो इस पहली वाली यूनिट के हम लोग फर्स्ट यूनिट के इसके 3 इक्वल पार्ट बनाए और सबके डिनोमिनेटर पे हमने 3 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल गया दिस इज 2/3, है ना। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास नंबर्स लाइन एज इट इज पड़ी हुई है, हमने 1 2 3 लिखा और सबके नीचे डिनोमिनेटर में 3 लगाते चलेगा और जहां हमें मिला 2/3 वही हमारा 2/3 हो गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमने नंबर लाइन को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। अब 3/3 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमने इस 1 के 3 पार्ट ना बना करके सीधे नंबर लाइन पे सबके डिनोमिनेटर में 3 लगाते चले गए और जहां 2/3 मिला तो वहां पे हमने 2/3 को शो कर दिया। और हुआ क्या, जो 1 यूनिट यहाँ पे थी वो 1 यूनिट स्ट्रेच करने की वजह से 3/3 मतलब 1 यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बट दिस वी कैन यूज ओनली व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तब हम लोग ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से नंबर लाइन पे नंबर्स को शो कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, दूसरा तरीका हमारा ये होगा कि अगर हमारे पास एग्जांपल है नंबर्स को शो करने का 3/2, अगर हमें इसे शो करना है 3/2 को, ठीक है। तो 3/2 में आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो इसे हमें होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन आप जानते हो क्या होता है कि हम ऐसे पढ़ेंगे 2 1 2 और 1 3 1/2, ठीक है। दिस इज ए लिटिल बिट टफ। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो थोड़ा सा टफ होता है, टफ तो नहीं होता है, समझने के बाद बहुत ईजी हो जाता है। तो 1 + 1/2, इस बात का क्या मतलब है कि हमें नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो हमें नंबर लाइन पे 1 यूनिट कवर करना है और आगे हाफ, अगली यूनिट का हाफ यूनिट और कवर करना है। तो 1 यूनिट कंप्लीट यहाँ तक हो गई और ये यूनिट जो बच रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, है ना, ये वाली, इसमें हमने आधी कन्वर्ट करेंगे। तो आधी कन्वर्ट करने के बाद इसका 2 पार्ट बना लेंगे इक्वल पार्ट और ये हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2। तो 1 + 1/2 ये हमारा एग्जैक्ट हो गया कितना, 1 + 1/2, 1 से आधा ज्यादा और इसको बोल देंगे क्या, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो बाय दिस वे वी कैन शो द नंबर विच इज टाइप ऑफ रैशनल ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने का ये तरीका होता है, ठीक है। अब अगला तरीका हम लोग सीखेंगे कि कैसे इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग एक सीखते हैं कि जो नंबर √n के फॉर्म में है उन्हें कैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं, वेयर n इज
नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरीके के नंबर को नंबर लाइन पे लिखने के लिए, शो करने के लिए सॉरी, किस तरह से हम लोग करेंगे काम? ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। और सपोज करिए कि हमें लिखना है, हमें शो करना है √3 को नंबर लाइन पे, ठीक, जिसे हम लोग स्पाइरल मेथड भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज स्पाइरल मेथड, ठीक। तो इस तरह के नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है, ठीक, और हमें शो करना है यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, हमें √3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो एक तरीका जो है वो ये है स्पाइरल मेथड का, कि सबसे पहले हम 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे और इस पे 1 का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक, 1 यूनिट पे 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ये 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। So now by the Pythagoras theorem, OB square is equal to OA square plus AB square. Okay. So this is equal to, now what is the length of OA? That is 1 unit. This is also 1 unit. So 1 square 1 and plus 1, that is equal to 2. So OB is equal to √2. Okay. So this length OB is equal to what? This we have got √2, but we have to represent √3 on the number line. So what we will do, we will again draw perpendicular on OB with the help of with the help of compass or with the help of scale. स्केल से तो नहीं होगा, कंपास से ड्रॉ करिए या फिर प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर दीजिएगा। तो फिर आप इसको पॉइंट सी ले लो। अब क्या करोगे, अब इन ट्राइंगल ओबीसी ओ बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक। नाउ इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा, ओबी की लेंथ हमारी देखिए क्या है, √2 का स्क्वायर and length of BC that we have drawn 1 unit perpendicular, so plus 1 square. This is equal to 2 and plus 1, so this is equal to 3, and so OC is equal to √3. So this much length OC is what? This is √3. अब now we have got how much length is √3 exactly. हमें √3 पता ही नहीं था कितना होता है, इसलिए नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते थे। अब हमें ये पता लग गया कि √3 की लेंथ कितनी होती है, दैट इज द इक्वल ऑफ लेंथ ऑफ OC। OC की लेंथ के बराबर हमारी √3 की लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, चाहे यहाँ पर हम लोग एक कंपास की हेल्प से इतनी लेंथ लेकर के और O को एज ए सेंटर लेकर के यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, है ना, इतनी डिस्टेंस का एक आर्क लगा देंगे, दैट विल रिप्रेजेंट √3, है ना। और चाहे क्या करेंगे, चाहे जो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि स्केल से मेजर कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें √3 लेंथ कितनी होती है ये पता लगाना है। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास और विद द हेल्प ऑफ स्केल वी हैव टू चेक द लेंथ ऑफ OC एंड विद द सेम लेंथ वी हैव टू मेक एन आर्क ऑन द नंबर लाइन वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन, दैट मच लेंथ फ्रॉम O to सपोज P, दिस लेंथ OP इज व्हाट, √3। सो यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे नंबर लाइन पे हम लोग √3 को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये स्पाइरल मेथड है।
अभी आपको अगर मान लीजिए बाई चांस √4 रिप्रेजेंट करना, √4 के लिए तो 2 आ जाएगा, √5 को रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते हैं हम लोग, तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर मैं आपको एक बार शो करता हूँ क्या करते हैं। अगर ये हमारी नंबर लाइन है ना, यहाँ पे कहीं 0 है और यहाँ 1 है, ठीक, ये हमारी नंबर लाइन है, तो हम 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इस पे, और 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते तो हमें यहाँ √2 मिलता, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। इस पे अप्लाई करते, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, तो अब की जो लेंथ मिलती है हमको वो √3 मिलती है ना। एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और इसको फिर से ज्वाइन करते हो उसे, तो इस बार हमें √4 मिलता, ठीक है। एक और परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते और फिर को इससे ज्वाइन करते तो इस बार हमें क्या मिलता, √5 मिलता। तो इस तरीके से हमें √5 मिल जाता कहीं पे, इतनी लाइन चेक करके हम लोग इस पे आंक लगा लेते और जहां इंटरसेक्ट करता दैट इज √5, ये √5 को रिप्रेजेंट करता है ना, ये √5 को रिप्रेजेंट करता। तो इस तरीके से हम लोग √5 फिर √6 फिर √7 फिर एक स्पाइरल जैसा क्रिएट होता जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल मेथड, ठीक है। ये कभी एक सर्कल नहीं बनाता, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को बड़ी वैल्यूज को अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो हम स्पाइरल मेथड के ऊपर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है या पेपर में आ जाता है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन यूजिंग स्पाइरल मेथड, तब तो हम बाउंड है कि हमें ऐसे ही करना है। अदरवाइज हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि जिस तरीके से हम लोग इस नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना स्पाइरल मेथड को यूज किए, ठीक है। √3 तक की तो हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन अगर √4 से ऊपर के नंबर हमें मिलते हैं, ठीक है, मतलब √5 √6 √7 ऐसे नंबर्स मिलते हैं, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हमारे पास आसान तरीके भी हैं, ठीक है। उसको चलिए देख लेते हैं। कब तक हम लोगों ने बात की स्पाइरल मेथड पे, चलिए बात करते हैं वो नंबर्स अगर हम स्पाइरल मेथड का यूज ना करके, अगर ये बाउंडेशन नहीं है कि स्पाइरल मेथड को यूज करके ही आपको नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से √5 का ही। अगर आपको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, सपोज ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे समवेयर देयर इज 0, क्या देखेंगे कि इस 5 के नीचे हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है। तो 5 के नीचे हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है वो है 4, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है ना। तो हम लोग उतनी ही डिस्टेंस इस नंबर लाइन पे 2 यूनिट के लेंगे, ठीक। तो क्योंकि आपको पता है, अभी आपने सीखा कि हम लोग जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज किया, तो हम जब बेस का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हमें मिल जाएगा, और हमें 5 लाने के लिए प्लस में 1 और चाहिए, तो हम 1 चाहिए, 1 तो किसका स्क्वायर होता है नहीं, 1 1 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग 1 का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर है। अब आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ 2 यूनिट है, सपोज करो पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है ना। तो अब जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो 2 2 4 और 1 5, ये आपको √5 मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये √5 मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और आप इस डिस्टेंस को चेक करके यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से √6 भी ले सकता हूँ, √7 ले सकता हूँ। अगर मुझे √8 मिल जाता है 5 के ऊपर, अगर आपको 6 जाना है तो आप एक और ड्रॉ करोगे, फिर आपको 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, क्योंकि 5 के बाद हमारा, अगर हम 2 का बेस ले रहे हैं तो बचने वाला नंबर अगर 6 है, अगर √6 को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर √6 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 का बेस लेने के बाद बचने वाला नंबर हमें मिलेगा 2, 2 2 4, और फिर ये 6 तक पहुंचने के लिए 2 यूनिट चाहिए। 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा। 7 के लिए हमें क्या करना होगा, हमने 2 का बेस लिया है तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 में क्या ऐड करेंगे, अगर हमें √7 डिपेंड करना है तो 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम सॉरी, अगर हमने बेस में ये 2 यूनिट का डिस्टेंस लिया, क्योंकि 7 के नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा कौन है, 4 ही है। अब तक कोई और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगला परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है 4 के बाद, तो 7 के नीचे में 4 ही मिल रहा है, तो 4 के लिए हम लोग बेस 2 का ही लेंगे, 2 का बेस लेंगे और उस पर परपेंडिकुलर लेंगे कितने का, 1 का, क्योंकि 2 2 4 और बचा हुआ नंबर है 3, तो 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला करके सी स्क्वायर बनाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला करके सी स्क्वायर बनाना है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में 2 लिया, अब इसको बी स्क्वायर लिखने के लिए हमें जो बचा हुआ है वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए,
तो हमें 4 मिला, 3 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हमें 1 यूनिट से ही होते हुए जाना होगा। फिर हम ड्रॉ करेंगे तो बचेगा 6, फिर एक और ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ करेंगे तो बनेगा 6, ठीक है। एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अब की बार आएगा 7, ठीक। अब हमें 8 की बारी आती है। अगर हमें रूट 8 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा? रूट 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे नंबर लाइन पे 8 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 0 है। पहले हम यहाँ ले लेते हैं, 1 है और 2 है। 8 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा कौन सा है? 2 है। 3 तो 9 का होता है, तो 2 का बेस लेंगे। 2 के बेस लेने पर हमें a स्क्वायर 4 तक मिल गया। 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और वो 4 किसी का स्क्वायर है, कितने का है? 2 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ 2 का परपेंडिकुलर लेने का स्कोप हमारे पास है, हम ले सकते हैं। 2 का परपेंडिकुलर लिया, इसको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये कुछ भी पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो अब की बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर से आपको यहाँ मिल जाएगा रूट 8, और फिर इतनी डिस्टेंस चेक करके आप नंबर लाइन पे कहीं आंक लगा दोगे तो आपको रूट 8 मिल जाएगा। सिमिलरली आप इस प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हो कि नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना आपके पास स्पाइरल मेथड तो है ही है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये सीख लिया कि नंबर लाइंस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अगर वो रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। रैशनल का सीखा हम लोगों ने, इरेशनल नंबर सीखा जो रूट एन के फॉर्म में उन्हें कैसे निकालते हैं, ठीक। अब ऐसा नंबर जो कि रूट एन के फॉर्म में है, रूट एन के फॉर्म में है, लेकिन एन वहां पर क्या है? कोई डेसिमल नंबर है, एन कोई डेसिमल नंबर है, तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इस बार, क्या एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर लेता हूं, रूट 4.3, ठीक। तो रूट 4.3 लेने के लिए हम लोग एक नंबर लेंगे, क्या करेंगे? एन की जितनी लेंथ है उतनी ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.3 यूनिट की। कितनी यूनिट की? 4.3 यूनिट की। और इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं ए और बी, ए भी नाम दे दिया, ठीक। अब जितनी भी लेंथ की हमने लाइन ड्रॉ की है, वेदर इट इज 4.3, 3.6 समथिंग कुछ भी होगा डेसिमल के, हर किसी लाइन को हम 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे, 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे सी तक, ठीक। अब एक हमारे पास नई लाइन आ गई एसी। एसी आने के बाद हम लोगों को क्या करना है? इस एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है कि हम एक बार ए को एज अ सेंटर लेकर के मोर देन हाफ ऑफ एसी, एसी की लेंथ की आधा, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो एसी की लेंथ की आधे से ज्यादा डिस्टेंस हम कंपास के थ्रू लेकर के एक आर्क कहीं ऊपर लगाएंगे, एक आर्क कहीं नीचे लगाएंगे, ठीक। ऐसे ही सी को सेम उसी लेंथ के साथ सी को सेंटर लेकर के एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क कहीं नीचे लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इस तरीके से हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद सपोज करो ये लाइन ऊपर कहीं इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ऊपर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब जब ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो इस ओ को हम लोग सेंटर सपोज करके, ठीक है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। अब ओ को सेंटर लिया और ओ ए उसी में से किसी एक को रेडियस लेकर के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम बी को एक सेंटर लेंगे, ठीक है, बी को सेंटर सपोज करेंगे, और बी को सेंटर सपोज करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर पॉइंट बी से पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस सेमी सर्कल वाली पॉइंट यहाँ से, ठीक है, एक ड्रॉ करेंगे। सपोज करो ये पॉइंट कहाँ पर कट कर डी पर मिलता है, ठीक, ये पॉइंट डी पर मिलता है। अब बीडी की जितनी लेंथ है इसी लेंथ को हम लोग मेजर कर लेंगे, और इस मेजर करने के बाद इस बीडी की लेंथ को मेजर करने के बाद इसी नंबर लाइन पे उतनी ही बीडी की लेंथ का आर्क लगाएंगे, ठीक। और इस आर्क ने जहां इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट आपका क्या होगा? रूट 4.3, ठीक है, 4.3 होगा। ये बीडी की लेंथ 4.3, कहां से कहां तक की लेंथ? यहां से यहां तक की लेंथ होगी। इस बी से आपने आर्क लगाया है यहाँ पर, तो ये बी से मान लेता हूँ ये पॉइंट पी है, तो आपकी बी से पॉइंट पी तक की लेंथ जो होगी वो होगी 4.3, ठीक। इनको समझ में नहीं आए तो वीडियो आप पीछे से, हाँ, थोड़ा सा रिवर्स करके आप फिर से इसके स्टेप समझ सकते हो, है ना। चलो,
तो अब हम लोग इस तरीके से 4.3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फिगर आप कंपास का यूज करोगे तो ज्यादा इजी, ज्यादा अच्छा सा बन करके आएगा, साफ सुथरा बन करके आएगा। अभी तो मैंने आपको शो किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बताया। सेमी सर्कल ड्रॉ करना आपको बताया, सेंटर को लेकर के। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैलिडिटी भी चेक कर लेते हैं कितना अच्छा ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करने की बात करूं तो मैं एक, चलिए मैंने स्टेप्स आपको जो दिखाए हैं, ये मैंने एक नंबर लाइन ली, सॉरी मैंने एक नंबर लाइन ली ए बी, ठीक, जिसे मैंने 1 यूनिट से एक्सटेंड कर दिया, ठीक, और ये बनकर के क्या आ गई, ए सी। इस ए सी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका आपने सीखा हुआ है, ठीक है। बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया था। इस ओ से सेंटर लेकर के और ओ ए और ओ सी को मैंने रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, और बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। इसको मैंने वीडी कहा था। अब अगर मैंने मान लो कि रूट एन के फॉर्म में कोई नंबर हमारा था जिसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, जहाँ पे एन डेसिमल नंबर था, जहाँ पे एन क्या था, कोई डेसिमल वैल्यू थी, तो ये जो लेंथ होगी ओडी की, ठीक, और ये ओसी की, है ना, ये पूरा ए बी तो मैंने एन के बराबर लिया है। ए बी की लेंथ कितनी ली है मैंने, जो ए बी की लेंथ मैंने ली है ये एन ली है, और यहां से यहां तक मैंने लिया है 1 यूनिट, ठीक। तो जो ओडी की लेंथ है और ओई की लेंथ है और ओसी की लेंथ है, वो तो क्या है, n/2 है ना। ये n+1/2 है, क्योंकि मेरी एसी की लेंथ पूरी है n+1 और उसका बाइसेक्टर मैंने बनाया तो ओ ए हो गया n+1/2। तो ये हो गया मेरा n+1/2, ठीक। ये हो गया n+1/2 ओडी। ओडी इज इक्वल टू कितना हो गया, ओडी इज इक्वल टू हो गया n+1/2, ठीक। अब इस बीडी की लेंथ कितनी होगी, इस बीडी की लेंथ होगी, ये तो पूरा कितना था n+1/2, n+1/2 था यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से मुझे 1/1 यूनिट माइनस करना है। तो बीडी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू n+1/2 -1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो n+1/, एलसीएम लेने पर 1 -2/2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n-1/2। तो ये जो बीडी आया कितना आ गया, ये आ गया n-1/2, ठीक है। सॉरी ये ओबी की लेंथ आ गई n-1/2, ठीक। अब हमें चाहिए बीडी की लेंथ हमें निकालनी है। तो बीडी के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे तो बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, सॉरी ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, है ना, ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ओडी स्क्वायर कितना है, ओडी स्क्वायर होगा n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 होल स्क्वायर, और माइनस ओबी स्क्वायर कितना है, ये वाले पार्ट, n-1/2 का होल स्क्वायर, n-1/2 होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो एक ब्रैकेट में a+b और a-b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a+b और a-b। जब a+b करोगे आप तो n+1/2 प्लस n-1/2 इंटू a-b/2 मतलब कि n+1/2 माइनस n-1/2,
तो ये n+1/2 और n-1/2 को अगर सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर सेम है, +1 कैंसिल, है ना, तो यहाँ से बन जाएगा 2n/2, 2n/2 और इंटू में क्या, n+1 माइनस n माइनस 1, है ना, n+1 माइनस n माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो ये n कैंसिल हो जाएगा और +1 बचेगा 2/2, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू कितनी मिल जाएगी, n मिल जाएगी, किसकी वैल्यू, BD स्क्वायर की वैल्यू, BD स्क्वायर की वैल्यू, और इज इक्वल टू में क्या होगा, BD इज इक्वल टू रूट n। तो BD की लेंथ कितनी आएगी, रूट n। वही मैं बोल रहा था कि जितनी लेंथ BD की होगी रूट n यहाँ मिल जाएगा आपको ये चीज, और इतनी डिस्टेंस चेक करके आप यहाँ कहीं आर्क लगा दोगे, इसको एक्सटेंड कर दोगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी, यहाँ से यहाँ तक की, वो आपकी BD की लेंथ होगी, ठीक है, वो आपकी रूट n की वैल्यू होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्योमेट्री का फिगर है, थोड़ा आप क्लियर इसको धीरे धीरे बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप